नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिजनेस की दुनिया के एक ऐसे हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जिसके बिना कोई भी कंपनी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस यानी व्यावसायिक वित्त की। इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे एक गली की छोटी सी बेकरी चलाने के नियम हूबहू उन नियमों से मिलते हैं जो अरबों डॉलर के ग्लोबल कॉर्पोरेट टेकओवर में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं और इन जटिल कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान और दिलचस्प भाषा में समझते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम द ड्रीम बेकरी की फंडिंग को समझेंगे, फिर अरबों तक के सफर पर नजर डालेंगे। उसके बाद जानेंगे कि असल में वित्तीय प्रबंधन क्या है और ये वित्तीय स्वास्थ्य को कैसे आकार देता है। फिर हम बात करेंगे संपत्ति अधिकतमकरण के लक्ष्य की और अंत में देखेंगे कि कंपनियों के बड़े निवेश निर्णय कैसे लिए जाते हैं। आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द ड्रीम बेकरी की फंडिंग। अक्सर बिजनेस फाइनेंस का नाम सुनते ही भारी भरकम शब्दों का डर सताने लगता है ना, लेकिन अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखा जाए तो ये बिल्कुल आसान है। हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है कि व्यावसायिक वित्त उस ईंधन की तरह है जो इंजन को चालू रखता है, या उस सोने की तरह है जो एक साम्राज्य बनाने के लिए जरूरी है। और सच कहूं तो ये बात 100% सच है। फाइनेंस सिर्फ बैंक में रखा पैसा नहीं है, ये तो बिजनेस की सांसें हैं। बिजनेस शुरू करना हो, उसे चलाना हो, मॉडर्न बनाना हो या उसका विस्तार करना हो, हर एक कदम पर इसी ईंधन की जरूरत पड़ती है। बिना सही फाइनेंस के दुनिया का बेहतरीन बिजनेस आइडिया भी बस एक आइडिया ही रह जाता है। अब जरा इस बात को इन 4 चरणों से समझते हैं। मान लीजिए एक शानदार बेकरी खोलने का प्लान है। पहला चरण है शुरुआत। दुकान खरीदने से लेकर बड़े ओवन यानी मूर्त संपत्तियां और किसी खास रेसिपी के पेटेंट यानी अमूर्त संपत्तियों तक हर चीज के लिए शुरुआती पैसा चाहिए। फिर आता है दूसरा चरण, दैनिक कार्य या डेली ऑपरेशंस। दुकान खुल गई, लेकिन खर्चे थोड़ी ना रुकेंगे। आटा चीनी लाना, बिजली का बिल भरना, स्टाफ की सैलरी देना, ये सब रोज के खर्चे हैं। तीसरा चरण है अपग्रेड। बिजनेस चल पड़ा तो पुरानी मशीनों को हटाकर नए और तेज ओवन लाने होंगे। और अंत में चौथा चरण, साम्राज्य बनाना। जब बेकरी सुपरहिट हो जाए तो शहर के अलग अलग कोनों में नई शाखाएं खोलना। हम देख सकते हैं कि हर एक कदम पर फाइनेंस कैसे साथ साथ चलता है। चलिए अब बेकरी से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे भाग पर आते हैं, अरबों तक का सफर। अब तक हमने एक छोटी सी बेकरी की बात की, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जब गली की दुकान से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की तरफ मुड़ते हैं, तब भी फाइनेंस के ये बुनियादी नियम बिल्कुल नहीं बदलते। 1% भी नहीं, बस दायरा बड़ा हो जाता है। अब जरा इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर करें। $8.6 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो विशाल राशि है जो 2007 में टाटा स्टील ने कोरस, जिसे पहले ब्रिटिश स्टील कहते थे, को खरीदने के लिए चुकाई थी। इस एक ऐतिहासिक फैसले ने रातों रात टाटा स्टील को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टील उत्पादक बना दिया था। जरा सोचिए, एक ओवन खरीदने से लेकर पूरी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी खरीदने तक स्केल का ये अंतर वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े सौदे के लिए पैसा आता कहां से है? इसकी फंडिंग की कहानी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। टाटा स्टील को इस अधिग्रहण के लिए लगभग 36,500 करोड़ रुपए जुटाने थे। इसके लिए उन्होंने $8 अरब से ज्यादा का भारी भरकम कर्ज लिया। और ये पेमेंट सीधे नहीं हुआ था, बल्कि सिंगापुर में बनाए गए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी एसपीवी के जरिए किया गया था। इसमें टाटा सन्स ने भी प्रेफरेंस शेयरों के जरिए $1 अरब का निवेश किया। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये ऋण, इक्विटी और कंपनी के अपने आंतरिक फंड्स का एक बेहद जटिल मिक्स था। और एक बात याद रखने वाली है, इतने बड़े फैसले लगभग पलटे नहीं जा सकते। एक बार मोहर लग गई तो समझ लीजिए कि कंपनी का पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आखिर है क्या? चाहे बेकरी का रोज का खर्च हो या टाटा स्टील का $8.6 बिलियन का विशाल अधिग्रहण, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही सिद्धांत काम करता है जो पूरे बिजनेस का असली इंजन है। तकनीकी भाषा में कहें तो वित्तीय प्रबंधन का मतलब है धन की लागत को कम करने, जोखिम को नियंत्रित करने और सबसे प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वित्त की इष्टतम खरीद और उसका सही इस्तेमाल।
इसे आसान भाषा में समझे तो मार्केट में कोई भी पैसा मुफ्त नहीं मिलता। हर पैसे की एक कीमत होती है, इसलिए पैसे का मैनेजमेंट बहुत सोच समझकर होना चाहिए। पैसा कभी भी बैंक में फालतू या निष्क्रिय नहीं पड़ा रहना चाहिए, और हाँ, जब जरूरत हो तो फंड्स की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसे हम एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह देख सकते हैं। एक तरफ है इष्टतम खरीद यानी ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। इसमें एक फाइनेंशियल मैनेजर अलग अलग विकल्पों को देखता है, उनके खर्च और जोखिम की तुलना करता है और सबसे सस्ते और सुरक्षित फंड्स को चुनता है। और सिक्के का दूसरा पहलू है इष्टतम उपयोग या ऑप्टिमल यूसेज। पैसा आ गया, अब उसे ऐसी जगह निवेश करना है जहां से मिलने वाला मुनाफा उस पैसे को जुटाने में लगी लागत से कहीं ज्यादा हो। एक बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजर का असली टैलेंट यही है, इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना। आइए अब चौथे भाग की तरफ बढ़ते हैं, वित्तीय स्वास्थ्य को आकार देना। यही सही मैनेजमेंट किसी भी बिजनेस का भविष्य तय करता है। ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि कंपनी की बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखने वाला हर एक नंबर कभी न कभी लिए गए किसी वित्तीय फैसले का ही नतीजा होता है, और इन फैसलों का असर बहुत दूर तक जाता है। मान लीजिए कंपनी 100 करोड़ की नई मशीनें खरीदने का फैसला करती है। इससे तुरंत अचल संपत्तियों यानी फिक्स्ड एसेट्स का आकार बढ़ जाएगा। अब मशीनें ज्यादा हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिसके लिए ज्यादा कच्चा माल और कैश चाहिए, मतलब वर्किंग कैपिटल पर सीधा असर। फंड लंबी अवधि के लिए लिया गया है या छोटी अवधि के लिए, ये कंपनी की लिक्विडिटी तय करेगा। पैसा कर्ज लेकर जुटाया है या इक्विटी से, ये रिस्क तय करेगा। ज्यादा कर्ज मतलब भविष्य में ज्यादा ब्याज, जो सीधे प्रॉफिट को कम करेगा। इससे पता चलता है कि एक सिंगल डिसीजन कैसे कंपनी के पूरे ढांचे में लहरें पैदा कर देता है। चलिए अब पांचवें भाग की ओर चलते हैं, संपत्ति अधिकतमीकरण का लक्ष्य। अब तक की चर्चा से ये तो साफ हो गया है कि ये वित्तीय फैसले कितने दमदार और असरदार होते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इन सब के पीछे असली मकसद क्या है? कोई भी मैनेजर दिन रात इन आंकड़ों, रिस्क और रिटर्न के बीच माथापच्ची क्यों करता है? इन सभी जटिल वित्तीय निर्णयों का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या बात सिर्फ मुनाफा कमाने पर खत्म हो जाती है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी रणनीति है जो इन सब चीजों को कंट्रोल करती है? तो इसका सबसे अहम जवाब ये है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि संपत्ति अधिकतमीकरण यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। आसान शब्दों में, कंपनी के मालिकों, जो कि असल में शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके इक्विटी शेयरों के मौजूदा बाजार मूल्यों को बढ़ाना। कोई भी फैसला इसी एक कसौटी पर परखा जाता है। क्या इस फैसले से होने वाला फायदा उसकी लागत से ज्यादा है? क्या इससे कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है? अगर किसी फैसले से शेयर की कीमत बढ़ती है तो वो एक मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन अगर कीमत गिरती है तो वो फैसला गलत है। पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ इसी वैल्यू क्रिएशन के इर्द गिर्द घूमता है। और अब हम अपने अंतिम और छठे भाग पर आ गए हैं, बड़े निवेश निर्णय लेना। जब दाव इतने बड़े हों, करोड़ों अरबों का सवाल हो और शेयर होल्डर्स की संपत्ति दांव पर लगी हो, तब ये बड़े और रिस्की फैसले कैसे लिए जाते हैं? यहीं पर कंपनी का पूरा भविष्य टिका होता है। फाइनेंस की भाषा में इसे कैपिटल बजटिंग कहते हैं। यह कोई रोजमर्रा का छोटा फैसला नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट है, जहां कंपनी अपने भारी भरकम रिसोर्सेज किसी बड़े प्रोजेक्ट में झोंक देती है। क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है और अचानक से पीछे नहीं हटा जा सकता, इसलिए इन फैसलों से पहले बहुत गहरी रिसर्च जरूरी है। एक सही फैसला कंपनी को आसमान पर बिठा सकता है और एक गलत फैसला पूरा बिजनेस डुबा सकता है। इसीलिए स्रोत सामग्री भी बताती है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का मूल्यांकन बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 चीजें देखी जाती हैं। पहला, अपेक्षित नकदी प्रवाह, यानी इन्वेस्टमेंट के बाद समय समय पर कंपनी के पास वापस कितना कैश आएगा। दूसरा, वापसी की दर या रेट ऑफ रिटर्न। अगर समान रिस्क वाले 2 प्रोजेक्ट हैं, एक 10% रिटर्न दे रहा है और दूसरा 12%, तो जाहिर है हमेशा 12% वाले को ही चुना जाएगा। और तीसरा, मूल्यांकन के लिए अलग अलग निवेश मानदंड, तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पक्का हो सके कि जो पैसा लग रहा है वो सबसे सही और फायदेमंद जगह पर ही जाए। तो बेकरी की छोटी सी दुकान से शुरू होकर दुनिया भर में फैले अरबों डॉलर के ग्लोबल साम्राज्यों तक हमने बिजनेस फाइनेंस की इस पूरी यात्रा को समझा। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत बड़ा और गहरा विचार सामने आता है। अगर सिर्फ एक गलत कैपिटल डिसीजन किसी विशाल कॉर्पोरेट साम्राज्य को हमेशा के लिए जमीन पर ला सकता है, तो सोचिए किसी भी अगले निवेश को कितनी बारीकी और सावधानी से तौला जाना चाहिए।
सच तो ये है कि वित्तीय प्रबंधन सिर्फ गणित का खेल नहीं है, ये भविष्य को सही सही पढ़ने की एक कला है। इसी बड़े सवाल और विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस सफर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।